हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट रीजनिंग। ये रीजनिंग का क्लास नंबर 4 है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 28 सितंबर 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। टारगेट हमारा है रेलवे मिशन पार। साथ ही में ये सिलेबस आप देख सकते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें और 90 मिनट का टाइम आपके पास रहता है, टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। If E and A are daughters of V and A is married to V, then how is V related to E? यानी कि बोला गया है यदि E और A की बेटियां A जो है वो B की बेटियां हैं। E और A B की बेटियां हैं और बोला गया है A की B से शादी हुई है, तो B जो है E से कैसे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ई और ए जो है किसकी, बी की बेटियां हैं और बोला गया है ए की शादी भी से हुई है, यानी कि ये बेटियां थी और ये मेल है यानी कि प्लस। तो वी का ई से क्या संबंध है, वी का ई से क्या संबंध है, तो ये ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ यानी कि साला या साली कहलाएगी। यदि इसका बेटियां हैं यानी कि ये मेल है यानी कि सिस्टर इन लॉ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि साली। यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी इज द डॉटर ऑफ एम एक्स एंड एन इज द डॉटर ऑफ एन एक्स। एम एक्स एंड एन एक्स हैव द सेम फादर, वी एंड एन आर। यानी कि जो वी है एम एक्स की बेटी है, वी जो है एम एक्स की बेटी है। क्या बोला गया है, वी जो है एम एक्स की बेटी है, वी जो है एम एक्स की बेटी है यानी कि। फिर बोला गया है एन एन एक्स की बेटी है, एन जो है किसकी, एन एक्स की बेटी है, यानी कि ये भी फीमेल है। और इन में रिलेशन दिया गया है एम एक्स और एन एक्स का एक ही पिता है, यानी कि ये भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं और इनके पिता कौन होंगे, कोई एक पर्सन है उनके पिता होंगे। अब बोला गया है वी और एन के बारे में आपको बताना है। तो जो वी और एन है ये कजिन्स हो जाएंगे, कजिन्स यानी कि चचेरे भाई बहन हो जाएंगे, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयंत इंट्रोड्यूसेस अ मैन टू हिज फ्रेंड एज हिज वाइफ सन, हिज वाइफ फादर सन्स, द मैन इज जयंत। यानी कि जयंत ने अपनी पत्नी के पिता के बेटे के रूप में अपने दोस्त को एक आदमी का परिचय दिया और आदमी जयंत का कौन कहलाएगा। देखिए आप यहाँ से इजीली आप जो है रिलेशन बना सकते हैं। जयंत, सबसे पहले जयंत है। अब बोला गया है जयंत ने अपनी पत्नी, यानी कि उसकी जो पत्नी है, पत्नी है ये मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया। पत्नी के पिता, पत्नी के जो पिता होंगे जयंत के कौन लगेंगे, ससुर लगेंगे। यानी कि इसके जो पिता हैं, पिता के बेटे, यानी कि इसका जो पत्नी है इसका भाई कोई बेटा है, इसका पिता का बेटा के रूप में अपने दोस्त को एक आदमी का परिचय दिया, यानी कि जो बेटा है इस आदमी का इसने परिचय दिया है अपने दोस्त को जयंत ने। आदमी जयंत के साथ किस प्रकार रिलेशन में है, तो जयंत ये है और बेटा ये है, यानी कि पत्नी का भाई, यानी कि ये हो जाएगा साला, यानी कि ब्रदर इन लॉ, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीला इंट्रोड्यूस टू गर्ल्स टू हर फ्रेंड एज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ हर फादर। लीला एंड द गर्ल्स आर, यानी कि लीला अपने दोस्त की दो लड़कियों को अपने पिता की इकलौती बहन की बेटियों के रूप में पेश करती है। लीला और जो कन्याएं हैं उनका क्या रिलेशन है। तो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हैं क्योंकि आप इन चीज़ों में रहे हैं। तो बताया गया है लीला अपने दोस्त की दो लड़कियों, लीला है अपने दोस्त की दो लड़कियों को अपने पिता, लीला के जो पिता हैं, पिता की इकलौती बहन, पिता की कोई बहन है, इकलौती बहन की दो बेटियों के रूप में पेश करता है। तो एक बेटी और दो बेटी, ये दोनों फीमेल पार्ट। जब तक बोला ना जाए उनका आपको जो है
सेक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, यानी कि वो मेल है या फीमेल है, ये वाला पार्ट आपको नहीं दर्शाना है। तो बहन की बेटियां, बेटियां यानी कि फीमेल हैं, यानी कि इस पर हम माइनस कर देंगे। फीमेल बेटियों के रूप में पेश करती है। ठीक है। लीला और कन्याएं, अब इसके जो पिता हैं उसकी बहन है, और उसके जो पुत्र हैं लीला से किस तरह से रिलेशन में है, यानी कि ये कौन हो जाएंगे, ये चचेरे भाई बहन हो जाएंगे, यानी कि कजिन्स हो जाएंगे। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल निखिल मीट्स द बॉय एट द पार्क, द बॉय आइडेंटिफाइज निखिल एज हिज फादर्स यंगर ब्रदर, निखिल इज द वॉइस डैश, यानी कि एक निखिल पार्क में एक लड़का मिलता है, लड़का अपने पिता के छोटे भाई के रूप में निखिल को पहचानती है, निखिल लड़के के साथ किस रिलेशन में रहेगा। यानी कि कुछ ऐसे कहा गया है कि जो लड़का है उसके पिता का छोटा भाई जो है वो कौन है, निखिल ही है, निखिल है। यानी कि ये लड़का और जो निखिल है छोटा भाई है इसके पिता का, ये किस रिलेशन के साथ रहेंगे, तो ये जो होगा निखिल, इसका कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, पैटर्नल अंकल हो जाएगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग इज कोडेड एज 1697, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ गोट, यानी कि पिग जो है PIC, इसको कोड किया गया है 1697। अब आपको बताना है GOAT कोड का क्या इसमें कोड होगा, यानी कि इसमें डायरेक्ट किया गया है, P को 16, I को 9, G को 7 लिखा गया है, तो G को 7 आप लिख दीजिए। O कितनी प्लेस पर आता है, 15 पर, A आता है 1 पर, और T आता है 20 पर, यानी कि 715120, यानी कि A इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। गॉड को लिखा जाता है, A हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट दिया गया है अब, और कंक्लूजन उसके पूछे गए हैं। नैना आस्क फॉर पेन फॉर फ्रॉम माही, यानी कि नैना माही से पेन मांगती है। फर्स्ट क्या दिया गया है निष्कर्ष, नैना के पास पेन नहीं है, पेन मांगती है, यानी कि उसके पास पेन नहीं होगा तब पेन मांगेगी, यानी कि फर्स्ट इसका हो सकता है करेक्ट। नैना कुछ लिखना चाहती है, ठीक है, पेन मांगेगी तो कुछ लिखेगी उससे, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो दोनों ही दिए गए हैं निष्कर्ष वो दोनों ही करेक्ट है, यानी कि बोथ द कंक्लूजन्स फॉलो, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट दिया गया है, इन 10 years द रियल इम्पैक्ट ऑफ स्क्रप्शल्स यूज ऑफ प्लास्टिक्स वुड बी फेल्ट सेज, कि इकोलॉजिस्ट कहते हैं 10 वर्षों में प्लास्टिक के इतना मात्रा में आप यूज कर रहे हैं तो उसका वास्तविक प्रभाव महसूस किया जाएगा। अब किस कारणों से ये बोला जा रहा है, तो फर्स्ट निष्कर्ष दिया गया है, प्लास्टिक इज नॉन डिकम्पोजेबल। ठीक है, प्लास्टिक नॉन डिकम्पोजेबल है, यानी कि इसका नष्ट नहीं किया जा सकता है इसको, तो ये खत्म नहीं होगा, और इसकी मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। फिर सेकंड बोला गया है, प्लास्टिक अफेक्ट्स द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये भी करेक्ट है, यानी कि प्लास्टिक पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित करता है, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसमें करेक्ट है। और क्या इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड सेकंड आर इम्प्लीसिट, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर से स्टेटमेंट है, टुमारो मॉर्निंग द हॉकी टीम विल रिपोर्ट वाई 9 AM इंस्टेड ऑफ 8 AM फॉर प्रैक्टिस, सेट द कोच, यानी कि कल सुबह हॉकी टीम 9 सुबह के 9 बजे रिपोर्ट करेंगे अभ्यास के लिए बजाय 8 बजे के, कोच ने ये कहा। अब निष्कर्ष क्या निकाला गया है, उस दिन कोच 8 बजे कुछ अन्य कार्य के लिए किया गया था, तो ये ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, यानी कि ये हो जाएगा रॉन्ग। वे आमतौर पर अभ्यास के लिए इकट्ठा, दे असेंबल फॉर प्रैक्टिस, तो अभ्यास के लिए ही इकट्ठा होंगे 9 बजे भी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दैट डे कोच हैड सम अदर वर्क एट 8 AM, तो ये ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट, यानी कि केवल दूसरा पार्ट ही सही है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट गिवन है,
स्टेटमेंट क्या दिया गया है, देयर इज एन इंक्रीज इन मोबाइल यूजेज एंड सेल फोन्स टावर, यानी कि मोबाइल उपयोग और सेल फोन टावरों में वृद्धि हुई है। तर्क दिया गया है, आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, इट शोज ग्लोबल डेवलपमेंट एंड फास्ट एंड इजी वे टू गेट कनेक्ट विद द वाइडर वर्ल्ड, यानी कि यह वैश्विक विकास और व्यापक दुनिया से जुड़ने का तेज और आसान तरीका दिखाता है। तो करेक्ट है, ये जो मोबाइल हैं उनसे हम इजीली कनेक्ट हो सकते हैं दुनिया के साथ। और फिर सेकंड बोला गया है, इन द लॉन्ग रन देयर विल बी मोस्ट सिग्नल्स दैट विल अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम्स, यानी कि लंबे समय में अधिक संकेत होंगे जो पारिस्थितिक प्रणालियों के सामान्य कामकाज को प्रभावित करेंगे। तो ऐसा कुछ इसमें नहीं वर्णित है, यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा रॉन्ग। तो फर्स्ट इसका हो जाएगा ओनली करेक्ट, यानी कि ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीरीज दी गई है और नेक्स्ट टर्म आपको बताना है। 31 फिर दिया गया है 38, यानी कि 7 का डिफरेंस है। फिर 44 यानी कि कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। फिर 51 फिर से 7 का डिफरेंस है, अब फिर से 6 का डिफरेंस आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 57, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 7 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 7 का, फिर 6 का, इस तरीके से ये सीरीज चल रही है, यानी कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 42, 62, ये दिया गया है, यानी कि नंबर जो है इनफिनिट डिफरेंस कितने का है, 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। अब आ जाएगा 82, फिर उसके बाद ए, फिर ई, फिर आई, फिर नेक्स्ट टर्म पूछा गया है, यानी कि ए से ई में कितना गैप है, 4 का डिफरेंस ये आ रहा है। फिर ई से आई चलते हैं तो ये भी 4 का डिफरेंस है, फिर आई से 4 का डिफरेंस आएगा इसमें, तो आई से जे के एल एम, यानी कि एम यहाँ पर आ जाएगा 82 एम, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, एल डी ओ ई आर एफ। अब नेक्स्ट टर्म आपको बताना है, ये देखिए आप डी ई एफ इस तरीके से +1 हो रहा है एक छोड़ के, फिर ये एल ओ आर, और फिर नेक्स्ट टर्म आपसे पूछा गया है, यानी कि यहां से देखा जाए एल के बाद क्या आएगा, एल एम एन ओ, यानी कि +3 हो रहा है यहाँ पर। फिर ओ के बाद पी क्यू आर +3, आर के बाद एस टी यू +3, यानी कि यू यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द पैटर्न, यानी कि एक कंप्लीट पैटर्न आपको करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 है लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ 55 है, यहाँ 60 है, यानी कि 45 लास्ट डिजिट होगा, यानी कि यहाँ से पहले ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, व्हाट आर द एवरेज सेल्स पर क्वार्टर, यानी कि एक दुकान में बिक्री की मात्रा 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए दर्ज की गई है, निम्नलिखित डेटा प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है। तो ये Q1 इस तरीके से Q4 दिया गया है, इसमें टोटल औसत बिक्री पूछा गया है। तो औसत कैसे हम निकालेंगे, 200 प्लस 100 प्लस 350 प्लस 550, ये चारों का टोटल सम हो जाएगा, और औसत निकालने के लिए 4 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा कितना, 2, 300, 600, 700 और 500 आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1200, और डिवाइडेड बाय 4, 4 12, यानी 300 इसका एवरेज सेल्स पर क्वार्टर आ जाएगा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेक्स्ट दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग सफिशिएंट, क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द टोटल एज ऑफ नकुल एंड द्विज, कि नकुल और द्विज की कुल आयु क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, नकुल इज 12 ईयर्स ओल्ड टुडे, यानी कि नकुल आज जो है ये 12 साल के हो गए हैं। फिर द्विज का दिया गया है, द्विज इज यंगर टू नकुल बाय 3 ईयर्स, यानी कि द्विज 3 साल से नकुल से छोटा है, यानी कि 3 साल से छोटा है, यानी कि 9 साल का ये हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए दोनों ही कथन लगेंगे, तो दोनों ही स्टेटमेंट लगेंगे, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर सफिशिएंट, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, बोला गया है नयन हैज 4 कैप्स ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी ब्लू कैप्स डज वी हैव। यानी कि नयन के पास 3 अलग अलग रंगों के 4 कैप हैं, उसके पास कितने नीले कैप हैं। यानी कि नयन, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये दिया गया है, नयन हैज 2 वाइट कैप, यानी कि 2 वाइट कैप हैं उसके पास। अब 3 कलर है, यानी कि 2 कलर और बचे हैं और उसके एक एक कैप ही इसके पास रहेंगे, ये यहाँ से हम पता कर सकते हैं फर्स्ट से। फिर अब एक उनमें ब्लू होगा, ये भी निहित है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है उसके पास कितने नीले कैप हैं, तो एक ही हो सकता है ज्यादा नीला कैप, ज्यादा से ज्यादा एक नीला कैप उसके पास हो सकता है। यहाँ से आप फर्स्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सेकंड दिया गया है नंबर ऑफ ब्लू कैप्स ही हैज इज द सेम सेट ऑफ विंग कैप्स, यानी कि उसके पास जितने नीले कैप हैं उतने ही वेस्ट कैप भी हैं, तो ये भी आपके दिया गया है। यानी कि जो विंग कैप हैं ये भी उसके पास उतने ही है, यानी कि एक ही है। पर हम फर्स्ट कथन से ही इसका पता कर सकते थे, यानी कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, जे के एल एम एन एंड ओ आर स्टैंडिंग इन अ रो, we if we arrange them according to their height from tallest to shortest, who is standing the third place। ठीक है, थर्ड प्लेस आपको इसमें कैलकुलेट करना है, यानी कि जे के एल एम एन ओ एक पंक्ति में खड़े हैं, यदि हम उनकी ऊंचाई से लेकर सबसे छोटी तक की व्यवस्था करते हैं तो तीसरे स्थान पर कौन खड़ा है। तो फर्स्ट दिया गया है एल इज टॉलेस्ट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है एल सबसे ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा तो एल है, यहाँ पर एल को बिठा दीजिए। फिर सेकंड बोला गया है जे इज टॉलर देन के, यानी कि जे जो है के से लंबा है, के कहीं यहाँ पर होगा और जे उसके ऊपर होगा। ठीक है, जे के से लंबा है। थर्ड बोला गया है एन इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि एन सभी में सबसे छोटा है, तो एन सबसे नीचे कर दीजिए और एल तो पहले ही स्टेटमेंट से सबसे ऊपर बैठा हुआ है, एन सबसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ दिया गया है के इज टॉलर देन ओ, यानी कि के जो है ओ से लंबा है, के जो है ओ से लंबा है, ओ को आप यहाँ बिठा दीजिए। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा ये चारों ही स्टेटमेंट से। अब पूछा गया है थर्ड प्लेस पर, फर्स्ट पर ये रहेगा, सेकंड और थर्ड आपको डिसाइड करना है, क्योंकि एम जो है एम इसकी जगह कोई निर्देशित नहीं करी गई है, यानी कि बताई नहीं गई है कौन से प्लेस पर बैठेगा एम, और यदि यहाँ बैठता है तो थर्ड प्लेस पर कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा। खुद यहाँ पर बैठेगा तो थर्ड पर खुद ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी जगह को नहीं बता सकते हैं, यानी कि सभी बयान जो हैं अपर्याप्त हैं, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर इनसफिशिएंट, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गिवन ग्रुप, यानी कि निम्न में से दिए गए ग्रुप में समूह में कौन सा अलग है। अब टनल, बंकर, वेल और बिल्डिंग, यानी कि सुरंग, बंकर और कुआं, इमारत। जो सुरंग है, बंकर है और कुआं है ये जमीन के अंदर से ही बना खोद कर बनाए जाते हैं, पर जो इमारत है ये जमीन के ऊपर बनाया जाता है, यानी कि ये अलग हो जाएगा, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन विल कंप्लीट द सीरीज ऑफ द क्वेश्चन फिगर, यानी कि यहाँ से आपको देखना है ये क्रॉस में स्माइली जा रहे हैं, देखिए आप। अब यहाँ पर इस टाइप से क्रॉस में जाएंगे तो ये सीधे हैं, ये भी सीधे हैं, और इस टाइप से क्रॉस में जाएंगे, यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये जो एरो का निशान है ये अपर पार्ट में है, ये लोअर पार्ट में है, फिर ये लेफ्ट साइड में कर रहा है, यानी कि अब ये इस तरीके से राइट साइड में ये करेगा। तो ये भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं, सी में ये है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द दिस ग्रुप, यानी कि निम्नलिखित में से कौन इस समूह के नहीं है। पोइट्री, सोनेट, राहिम, रिम और डायग्राम, यानी कि कविता, गाथा, तुक और आरेख। आरेख यानी कि डायग्राम, यानी कि डायग्राम इन तीनों से ही अलग हो जाएंगे। रिदम और सोनेट और पोइट्री ये तीनों लगभग समान हो जाएंगे, और आरेख ये है, डायग्राम जो है पूरा ही अलग हो जाएगा, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द शेप इन द ऑप्शंस आर कंबाइंड टू फॉर्म द गिवन शेप, यानी कि विकल्पों में आकृतियों में से कौन सा दिया गया आकार के रूप में जोड़ दिया गया है। तो अब देखिए जो बी है, बी जो इमेज है ये बन रही है एक ट्रेंगल, यानी कि ये ट्रेंगल यहाँ पे है। फिर ये पेंटागन बन रहा है, यानी कि एक भुजा, दो भुजा, तीन, चार और ये पांच, पेंटागन भी बन रहा है। और थर्ड तो ये डी तो बन ही रहा है, यानी कि कौन सा, इस तरीके से ये डी तो बन ही रहा है। ठीक है, यानी कि ये तीन जो है बी सी डी इसको बनाएंगी, आकृति को बनाएंगी, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है O15, C को 3, G को 7, N को 15 लिखा गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। N कौन सी प्लेस पर आता है, 14 पर आता है, यानी कि D इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा अलग है, विषम चुनना था, ऑड वन आउट करना था, तो D हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको एक श्रृंखला दी गई है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आएगी ये आपको बतानी है। अब यहाँ से आप इसको फॉलो कीजिए। ये देखिए, ये सिग्मा और उल्टा ओम बना हुआ है, सिग्मा उल्टा ओम, फिर इससे ये नीचे आता है, सिग्मा और सीधा ओम हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि सिग्मा और उल्टा ओम फिर से हो गया, यहाँ पर आएगा तो ये सिग्मा और ये ओम का साइन ऐसा कुछ होगा, और फर्स्ट प्लेस पर ये होगा। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। अब सी और डी में आपको फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट आप चलिए, ये जो है नीचे एरो है, फिर राइट में हो गया, फिर ऊपर हो गया, यानी कि अब लेफ्ट में हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में फिर से लेफ्ट में ही है। फिर नेक्स्ट टाइम आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, ये एक +1 प्लस और माइनस का साइन है, ये 2 टाइम्स रिपीट हुए हैं। अब यहाँ से देखिए 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1 आएगा, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्लासेस, यानी कि निम्न में से कौन सही ढंग से इन दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, अब बोला गया है स्प्रिट्स हर्ट डेक ऑफ कार्ड्स, यानी कि जो कार्ड्स हैं उसमें स्प्रिट्स भी होंगे और हर्ट भी होंगे, यानी कि जो कार्ड्स हैं उनमें स्प्रिट्स भी होंगे और हर्ट भी होंगे, यानी कि डी को ये फॉलो करेगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन बिलो फिगर, यानी कि त्रिकोण नीचे दी गई आकृति में कितने दिखते हैं। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 और ये 3 4 5 और ये 6 7 8 और ये मिलके बनेगा 9 और 10 11 और ये मिलके बनेगा 12। तो 12 तो यही हो गए, मैक्सिमम 12 दिए गए हैं। फिर एक ये ट्रायंगल भी बनेगा, ये बड़ा वाला, यहाँ से ये भी बनेगा और नीचे भी बनेगा, यानी कि 12 से तो ज़्यादा है, यानी कि सारे ही ऑप्शन इसमें गलत गिवन दिए गए हैं, इसलिए इसको क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, यहाँ से ट्रायंगल निकाल दीजिए। बाहर के क्वेश्चन फिगर आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये बाहर के हो गए। फिर अंदर के 6 के बाद 7 8 और ये हो गया 9 और ये हो गया 10, 10 तो यहाँ से हो गए। फिर आप देखिए, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि 11। फिर यहाँ से एक ये ट्रायंगल बन जाएगा 12, यहाँ से भी एक ये ट्रायंगल बन जाएगा 13, यहाँ से एक ये बन जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ से 15, 15 तो यहाँ पर हो गए। फिर आप बड़े वाले देख लीजिए, एक ये बनेगा 15 के बाद 16 और एक कौन सा बनेगा, एक ये वाला देख लीजिए, यहाँ से ये और ये इस तरीके से 17 टोटल ट्रायंगल बनेंगे, यानी कि त्रिकोण बनेंगे, तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। फॉलोइंग फिगर, जब आंकड़े में से कौन सा समस्या आंकड़ा आकार से बनता है, यानी कि ये आंकड़े दिए गए हैं, ये आकार आपको बनाना है। तो यहाँ से
ये इस तरीके से बन सकता है, इससे ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुरली टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक, ही टर्न्स लेफ्ट एट अ क्रॉस रोड एंड फेस साउथ, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज ही वॉकिंग बिफोर टर्निंग लेफ्ट। यानी कि मुरली टहलने के लिए अपने कुत्ते को ले जाता है, वह एक क्रॉस सड़क पर छोड़ दिया और दक्षिण दिशा की ओर, ये थोड़ा हिंदी इसमें रॉन्ग दिया गया है, इंग्लिश से आप कर लीजिए इसको। मुरली टेक्स हिज डॉग फ्रॉम फॉर वॉक, ही टर्न्स लेफ्ट एट अ क्रॉस रोड एंड फेसेस साउथ, यानी कि साउथ की तरफ जा रहा है टर्न्स लेफ्ट लेने के बाद, यानी कि ये इस तरीके से जा रहा है और यहाँ से लेफ्ट लेता है, तो ये साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया है टूवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज ही वॉकिंग बिफोर टर्निंग लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट ना ले तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में, ये जा रहा है वेस्ट, यानी कि पश्चिम में ये जा रहा है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज ऑफ एच ए वाई, यानी कि एच ए वाई की क्षैतिज दर्पण रेखा क्या है, एच ए वाई, इसकी हॉरिजॉन्टल पूछा गया है, क्षैतिज पूछा गया है, तो वाई को इस तरीके से लिखेगा, ए को लिखेगा इस तरीके से और एच सेम ही रहेगा, यानी कि इस तरीके से कुछ इमेज बनेगी एच ए वाई, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलिए, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है, लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो लेक्चर यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।